सर आपका कंपोनेंट्स आवाज ऑफ नहीं आ रहा है ठीक से। कंपोनेंट्स ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स होते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क में। सबसे पहला कंपोनेंट होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR। ठीक है। सेकंड होता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, जिसको हम लोग बोलते हैं FCL। थर्ड होता है कोर लैंग्वेजेस। कोर लैंग्वेजेस में यहाँ पे विनफॉर्म्स, ASP.NET, ADO डॉट नेट। ठीक है। तो ये कोर लैंग्वेजेस जो होते हैं सभी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, जिसमें भी अगर डेटाबेस का काम है, विंडोज फॉर्म बनाना है या फिर वेब से रिलेटेड कुछ हम लोग को वहाँ पे कंपोनेंट्स डालने हैं, तो वहाँ पे हम लोग कोर लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अदर मॉड्यूल्स आते हैं, WCF, WPF, WF, कार्ड स्पेस, लिंक, एंटिटी फ्रेमवर्क, पैरेलल लिंक, टास्क, पैरेलल लाइब्रेरी एक्सेट्रा। इस टाइप के अदर अदर मॉड्यूल होते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक डॉटनेट फ्रेमवर्क के। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम से भी इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जनरली बॉटम अप अप्रोच होता है। ठीक है। जब 2005 में यहाँ पे डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ था। ठीक है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट था, सिर्फ इतना पार्ट था। उसमें कॉमन लैंग्वेज रन टाइम दिया गया था, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम दिया गया था। फिर उसके बाद फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी दिया गया था। फिर उसके बाद विन फॉर्म्स, ASP.NET और ADO.NET। बस इतना ही चीजें हम लोग को यहाँ पे दी गई थी। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 पॉइंट अवेलेबल थे, CLR, FCL और कोर लैंग्वेजेस। ठीक है। उसके बाद जैसे ही वर्जन अपडेट किया गया तो उसमें अदर मॉड्यूल्स भी ऐड कर दिए गए। तो यहाँ पे 2006 की अगर हम बात करें तो 3.0 वर्जन लॉन्च किया गया था। उसमें यहाँ पे ये 3 मॉड्यूल्स के अलावा यहाँ पे और भी कुछ मॉड्यूल्स ऐड किए गए, जैसे WPF, WCF, WF और कार्ड स्पेस। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है 3.5 वर्जन। ठीक है, जिसमें लिंक यहाँ पे हम लोग देखते हैं और एंटिटी फ्रेमवर्क, 2 मॉड्यूल्स और ऐड किए गए। फिर उसके बाद वर्जन 4.0 जो 2010 में लॉन्च किया गया, जिसमें पैरेलल लिंक और टास्क पैरेलल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे 2 मॉड्यूल और ऐड किए गए। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्जन 4.5, ठीक है, 2012 में लॉन्च किया और ये अभी भी चल रहा है। .NET APIs फॉर स्टोर UWP एप्स और टास्क बेस्ड एसिंक्रोनस मॉडल। ठीक है। 2012 से लेके अभी तक वर्जन 4.5, 4.7, 4.8 में ही चल रहा है, अभी तक 5.0 नहीं आया है। ठीक है। तो हो सकता है शायद 21-22 के बाद में आए, और लेकिन बहुत जरूरी है वो, क्योंकि मोबाइल फोन्स और ये सारे सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे हम लोग को लाइब्रेरी अवेलेबल हो चुकी है। तो वर्जन अपडेट अभी तक इसका नहीं किया गया है, तो अभी वर्जन 4.5 चल रहा है, 4.8 के आसपास चल रहा है। ठीक है। तो ये एक आर्किटेक्चर है डॉटनेट फ्रेमवर्क का। तो क्वेश्चन आता है आर्किटेक्चर ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क, तो हम लोग को यही बनाना है। ठीक है, यही आर्किटेक्चर है। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट्स है यहाँ पे CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इट इज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंजन दैट लोड्स एंड एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंजन है जो प्रोग्राम को लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम को कहाँ पे लोड करेगा? मेमोरी पे लोड करेगा, उसको प्रोसेसर अलोकेट करेगा, उसको प्रोग्राम को प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। प्रोग्राम को मेमोरी पे लोड करेगा तो उसको प्रोसेसर अलोकेट करेगा और प्रोसेसर पे उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू नेटिव कोड। ठीक है। जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है। कुछ सिंटैक्स फॉलो करके हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे और उसको वो कन्वर्ट करेगा नेटिव कोड। नेटिव कोड इसको बोल सकते हैं, या फिर बाइट कोड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं।
ठीक है, ये एक प्रकार का मशीन लैंग्वेज कोड होता है। ये एक प्रकार का मशीन लैंग्वेज कोड होगा जिसमें कुछ ऐसा मशीन के हिसाब से यहाँ पे कोडिंग की जाती है। जनरली इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं और ये हम लोग पढ़ नहीं पाते। सिंबल्स कुछ अजीब अजीब टाइप का हम लोग को वहाँ पे दिखेगा। जब हम लोग प्रोग्राम रन करके देखेंगे तो इसको भी देखेंगे कि कैसे वहाँ पे बाइट कोड या फिर नेटिव कोड बनता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कन्वर्ट करता है जो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो इंग्लिश में लिखा हुआ, उससे मशीन लेवल में, ताकि मशीन में वो एग्जीक्यूट हो पाए। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन फ्रेमवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्रेमवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम का मीडिएटर होता है, दोनों के बीच में इंटरफेस कराता है। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन एक्सेप्शन हैंडलिंग, इट डज एक्सेप्शन हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, इसका क्या काम रहता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगर प्रोग्राम को चलते चलते कोई भी एक्सेप्शन आता है तो उसका हैंडल करेगा, मेमोरी को मैनेज करता है और गार्बेज को कलेक्ट करता ओके। है। ठीक है, गार्बेज वैल्यू होता क्या है, जब हम लोग कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब हमने डिक्लेयर कर लिया लेकिन उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। ठीक है, और लेकिन हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब वो एक्सेस कर रहे हैं मतलब उसकी या तो वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे होंगे, या तो हम लोग उसकी वैल्यू पे मैनिपुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के अंदर क्या होता है, एक वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, वैल्यू या तो प्रिंट कर रहे होंगे या तो उस पर कुछ मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन केस उसमें अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जब हम लोग उसको प्रिंट करेंगे एक्सेस करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू के साथ वो क्या करेगा, कैलकुलेशन कर लेगा। अब गार्बेज वैल्यू वहां पे क्या हुआ, वो किसी मेमोरी का एड्रेस हो सकता है, वो किसी मेमोरी का एड्रेस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक वेरिएबल जब बनता है तो उसको मेमोरी कहाँ मिलती है, रैम पे मिलती है। तो रैम उसको एक एड्रेस अलोकेट करेगा जहाँ, जिस एड्रेस पे जाके वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, तो गार्बेज वैल्यू कुछ नहीं है बट एक एड्रेस होता है मेमोरी का। एक एड्रेस होता है मेमोरी का। तो जब हम लोग उसको एक्सेस करते हैं तो वहां से वो किसको एक्सेस करता है, एड्रेस को एक्सेस करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वेरिएबल और उसमें वैल्यू असाइन नहीं है, ठीक है, और हम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है। जैसे हम लोग को एक इंटीजर की वैल्यू बनाए, ठीक है, इंटीजर ए, और ए में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अगर हमने कोई एक स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, स्ट्रिंग अगर हमने बनाया और स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं किया, तो स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल होगी। ठीक है, अगर हमने फ्लोट वैल्यू, अभी फ्लोट वेरिएबल है हमने बनाया, उसमें कोई भी वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0.00000 ठीक है, ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। तो इस प्रकार से डिफॉल्ट वैल्यू के थ्रू गार्बेज को कलेक्ट कर लिया जाता है और वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओगे और इंटरव्यू दोगे, वहां पे बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन। तो अगर पता रहेगा तो आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, मोर ओवर इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, टाइप सेफ्टी, इंटरऑपरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को और क्या की सर्विसेज मिल जाती है, सिक्योरिटी की सर्विस हम लोग को मिल जाती है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन में बहुत सारे डेटा यूज होते रहते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, डेटाबेस में रिलेशनशिप होता है, फॉर्म्स में रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, कंट्रोल्स के अंदर रिलेशनशिप होते हैं, कंट्रोल्स बाइंड किए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों में वहाँ पे रिलेशनशिप्स मेंटेन किया जाता है। और वहाँ जो भी डेटा इनपुट ले रहे हैं या फिर जो भी डेटा आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है,
उसको भी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग को वहाँ डेटा सिक्योरिटी प्लस जो फॉर्म्स बने हैं या फिर जो डिजाइन है सब में हम लोग को सिक्योरिटी की जरूरत है, ठीक है, ताकि गलत वैल्यू ना आ जाए, ठीक है, कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर ले, ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पे हम लोग को सिक्योरिटी देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी में भी क्या होगा कि अगर हम वहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, अगर कोई भी एक फील्ड है जनरली उसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू लेते हैं, तो वहाँ इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए, कोई दूसरे टाइप की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू हम लोग वहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग वैल्यू तो वहाँ पे स्ट्रिंग में ही हमको देना है, क्योंकि वहाँ पे टाइप कन्वर्जन भी किया जाता है, बहुत सारी जगह हम लोग टाइप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो फील्ड यूज कर रहे हैं उस फील्ड में हम लोग टाइप सेफ्टी यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटर ऑपरेबिलिटी। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग विजुअल बेसिक डॉट नेट यूज करते हैं, ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज है विजुअल बेसिक डॉट नेट जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है, और एक है सी शार्प डॉट नेट और एक है ASP डॉट नेट, ठीक है। सभी लगभग लगभग सेम सेम टाइप के होते हैं, बस डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है उसमें, ठीक है। लेकिन अब मान के चलो कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बना है जिसमें हम लोग ASP डॉट नेट का भी यूज किए हैं, सी शार्प का भी यूज कर लिए हैं, और हम लोग विजुअल बेसिक का भी यूज कर लिए हैं, ठीक है। तीनों जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क ही यूज करके बना है, ठीक है। तो तीनों क्या करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, क्योंकि लैंग्वेज की लाइब्रेरी सेम है, ठीक है। लाइब्रेरीज क्या है, डॉट नेट फ्रेमवर्क ही है, ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क ही है यहाँ, लेकिन वो तीनों को सपोर्ट करेगा, वो एप्लीकेशन जो है तीनों को सपोर्ट करेगा। इसी सपोर्टेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो एप्लीकेशन है वो पोर्टेबल है और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लाइनेक्स हो, चाहे वो मैक ओएस हो, जहाँ पे भी हम लोग उसको चलाना चाहते हैं हम लोग चला सकते हैं। बस हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि है डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क को बस हम लोग को इंस्टॉल कर लेना है और प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो सकेगा, ठीक है। तो ये था CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम।